सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे। तो ले आइए नोटबुक और पेन। सेट 2 दिसंबर 2024 का सैंपल पेपर करने के लिए। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। 40 मार्क्स का ये पेपर 90 मिनट्स का है और आपके सामने है सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस x is equal to 2, x is equal to 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात, ये पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, इट मीन्स ये पैराबोला x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ओपन होगा। तो देखिए, यहाँ अभी हम पैराबोला बनाते हैं जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ओपन हुआ है। x इज इक्वल टू 2, ये वाली लाइन, अगर ये x1 है 2 3 4, तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ होगी x इज इक्वल टू 4 पर, क्योंकि एक लाइन आपको x इज इक्वल टू 4 भी गिवन है। ओके, यहाँ पर है 2 1 2 3 4, x एक्सिस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इट मीन्स ये वाला एरिया शेडेड एरिया है और हमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, रिक्वायर्ड एरिया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2 से 4 तक, यानी इंटीग्रेशन 2 to 4। हम काम कर रहे हैं x एक्सिस की तरफ, यानी यहाँ पर आएगा dx। अगर यहाँ dx आएगा तो यहाँ आएगा y। कर्व की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 9 का अंडर रूट 3 और x के ऊपर अंडर रूट ऐसे अप्लाई हो जाएगा। ओके, वैसे तो जब भी आप स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस के 2 साइन आते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो हम y की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव वाली लेंगे, यानी 2 to 4। y की वैल्यू हमने रखी 3 अंडर रूट एक्स dx। 3 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर, ये 1/2 है, आप इसमें 1 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और लिमिट पुट करनी है 2 से 4 तक। ओके, 3 इंटू 2 1 2 प्लस 1 3, जो ये 3/2 होगा इसका 2/3 बन जाएगा, क्योंकि डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड का साइन होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। और जो ये x की पावर 3/2 बनी, यहाँ आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 4 की पावर 3/2, x के प्लेस पर आपने एक बार 4 लिखा, एक बार 2 लिखा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, 3/2 एज इट इज, माइनस 2 की पावर 3/2 का क्या मतलब है, 2 की पावर 3/2 का मतलब है 1 प्लस हाफ, यानी 2 और हाफ को लिखा जा सकता है अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 ऐसे। ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा और 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है 8 माइनस 2 अंडर रूट 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर यूनिट्स which is required area. So this one is correct answer. Okay. Now second question. हमें बताना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताना है। y डिवाइड में है, राइट साइड ले जाइए, y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके बाद माइनस के नंबर दूसरी साइड जाकर चेंज हो जाएंगे प्लस में, वेरिएबल सेपरेबल कीजिए, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स इधर आकर डिवाइड में, और ये y इस तरफ जाकर डिवाइड में। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का इंटीग्रेशन लोगरिथम x, 1/y का लोगरिथम y, और जो कांस्टेंट है वो भी आप लिखेंगे लोगरिथम c1, लोगरिथम c1। ओके, नाउ लोगरिथम x, लोगरिथम m प्लस लोगरिथम n, ये एक फॉर्मूला होता है लोगरिथम mn। ओके, ये रूल हमें यहाँ अप्लाई करना है, यानी लोगरिथम y इंटू c1, ऐसे ये मॉडुलस, दोनों साइड से लोगरिथम कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई है c1y। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये c1 डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1/c1 x। 1/c1 को क्या लिखा जा सकता है, c लिखा जा सकता है, यहाँ आप बता देंगे वेयर c इज इक्वल टू 1/c1। ओके, तो ये आ गई y की वैल्यू, y इज इक्वल टू सी एक्स। देखिए अब y इज इक्वल टू सी एक्स, सो b इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अगर बात चल रही है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की फोर्थ ऑर्डर की, तो आंसर आएगा 4। लेकिन अगर यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन के प्लेस पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता तब इसका आंसर क्या होता, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में इसका आंसर होता 0, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते ही नहीं, और जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी वेक्टर की लेंथ आपको i, j, k के कोफिशिएंट्स लेने हैं, इनका स्क्वायर और सम करना है। ये आ जाएगा √3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट विच डजंट लाई इन द हाफ प्लेन। कौन सा पॉइंट है जो इस हाफ प्लेन में लाई नहीं करता। ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है, x और y के प्लेस पर आप ये वैल्यूज़ पुट करके देख लें। जहाँ भी ये इनइक्वेलिटी सेटिस्फाइड ना हो तो फिर वो पॉइंट इस प्लेन में लाई नहीं करेगा। ओके, सबसे पहले हम 2, 1 को पुट करते हैं, यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 माइनस 12, 7 माइनस 12 यानी -5 आ गया, और -5 0 से छोटा होता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये पॉइंट तो इस हाफ प्लेन में आएगा। ऐसे ही आप 1 2 को चेक करें, इसे चेक करें। चलिए हम 2 3 को चेक करके देखते हैं, यानी x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 3 रखने से क्या आता है। यहाँ आपने 2 लिखा, 2 2 ज़ा 4, y के प्लेस पर 3 लिखा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 12 लेस देन 0, 13 माइनस 12 लेस देन 0, 1 लेस देन 0। क्या ये बात सही है? नहीं, 1 कभी 0 से छोटा नहीं होता। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा वो पॉइंट है जो इस प्लेन में नहीं लाई करता, वो है D, 2 3। ओके, ये बात इम्पॉसिबल है कि 1 0 से छोटा हो जाए, यानी असंभव। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द ऑप्टिमल, यहाँ आएगा ऑप्टिमल वैल्यू, optimal value of the objective function is attained at the corner points of the feasible region। लीनियर प्रोग्रामिंग में कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर ऑप्टिमल वैल्यू लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 7, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस कैन बी सोल्व बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। क्या? x इज इक्वल टू vy। ओके, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू hy/x टाइप की होती, तब क्या पुट करने से सॉल्यूशन होता? y इज इक्वल टू vx। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। इसके लिए आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए, क्या आई डॉट आई 1 होता है, सिमिलरली जे डॉट जे ये भी 1 होता है और के डॉट के की वैल्यू भी 1 होती है, लेकिन आई डॉट जे 0। ओके, जे डॉट के इसकी वैल्यू 0 अप टू सोन, मतलब खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, बाकी किसी के साथ भी वैल्यू 0 डॉट प्रोडक्ट में। क्रॉस में क्या होता है, ध्यान से देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए आई क्रॉस जे तो इसका आंसर क्या होगा, के। लेकिन अगर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो 0, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, इनके आंसर 0 रहेंगे। ओके, के क्रॉस के 0। लेकिन आई जे के इन दोनों की क्रॉस करोगे तो के आ जाएगा, जे और के की क्रॉस करोगे, जे क्रॉस के, तो आई आंसर आ जाएगा। के और आई की क्रॉस करोगे, के क्रॉस आई, तब आंसर आ जाएगा जे। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज हुआ, यानी अगर आपको आई और के की पोजीशन चेंज करनी पड़ गई, यानी आई क्रॉस के, तो वो क्या होगा, जे होगा। ये सिंपल सी बातें अब हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से, जे क्रॉस के, आई जे के, अगर आपने जे और के की क्रॉस की तो आंसर क्या आएगा, आई। तो ये क्या बन जाएगा, आई डॉट आई प्लस जे डॉट आई के साथ के की क्रॉस है, आई के साथ के, ये देखिए आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस का जे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस जे, यहाँ पर डॉट है, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या बनेगा, के बनेगा। ओके, अब आई डॉट आई की वैल्यू अभी आपको बताई थी, आई डॉट आई की वैल्यू 1, प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे, ये भी 1, के डॉट के ये भी 1 होता है, ये दोनों 1 कैंसिल और आंसर क्या बचा, 1। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व दिस एक्स एक्सिस एंड द लाइन दिस एंड दिस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये कर्व बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। और अभी मैंने आपसे कहा था कि y की जो लीनियर पावर होती है उस तरफ पैराबोला ओपन होगा। यहाँ पर y की पॉजिटिव एक्सिस है, तो ये पैराबोला कैसे बनेगा, ऐसे, y की पॉजिटिव साइड में ओपन। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, जिस लाइन पर x 0 रहे, और वो कौन सी एक्सिस होती है, y एक्सिस। ये है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी x इज इक्वल टू 2 वाली। ओके, और क्या चाहिए, x एक्सिस चाहिए, यानी ये वाली लाइन। तो शेडेड एरिया कौन सा हो जाएगा, ये। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से 2 तक। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन लिमिट जाएगी 0 से 2, क्योंकि आप x एक्सिस पर काम कर रहे हैं तो इसलिए dx, तो यहाँ पर क्या आएगा, y। अब y की क्या वैल्यू है, y की वैल्यू तो गिवन है एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स स्क्वेयर dx, और एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट पुट होगी 0 से 2, 1/3 बाहर, x के प्लेस पर आपने अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट रखी, 2 की पावर 3 यानी 8/3 स्क्वायर यूनिट्स विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सो एरिया क्या आ जाएगा इसका, 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन दिस। यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, कि ऑर्डर तो है 3। ओके,
और ई की वाई डैश से हमें ये पता चल रहा है कि डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री कब डिफाइन होती है? डिग्री तब डिफाइन होती है जब डिफरेंशियल इक्वेशन अपने डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल इक्वेशन बना दे। ओके, जैसे y डबल डैश की पावर 3 y डैश का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये अपने डेरिवेटिव्स में एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। ओके, तो इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 2। और डिग्री कितनी है? डिग्री है 3। डिग्री कब कब डिफाइन नहीं होती? जब ये अपने डेरिवेटिव में पोलिनोमियल ना बने डिफरेंशियल इक्वेशन, तब डिग्री डिफाइन नहीं होती। या फिर साइन, कोस या टैन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर इनके साथ वाई डैश आ जाए, वाई डबल डैश आ जाए, तो भी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। या फिर इस वाले क्वेश्चन में ई की पावर में वाई डैश है या ई की पावर में वाई डबल डैश आ जाए, तब भी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। कोई भी डेरिवेटिव आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ या ई की पावर में, तब डिग्री डिफाइन नहीं होती। और कब नहीं होगी? अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस अपने डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल इक्वेशन ना बने। ओके, नाउ तो फिर इस 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री नॉट डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, असर्शन है, चेक करना पड़ेगा हमें क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। यहाँ से p की वैल्यू 2 आएगी और q की वैल्यू e⁴x आएगी। ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e⁻p dx। p की वैल्यू बताइए। p की वैल्यू है 2 और 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2x। अंडरस्टैंड? नाउ सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज गिवन बाय दिस। ये बात तो सही है, रीजन है। ओके, और असर्शन को हम चेक कर लेते हैं। अगर ये आंसर आ गया तो असर्शन भी सही हो जाएगा। रूल क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e⁻²x। नाउ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q की वैल्यू e⁴x। ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, साथ में लगा दीजिए dx प्लस में c। ओके, 4 + 2 e⁻6x dx प्लस c। e⁻6x का इंटीग्रेशन दिस डिवाइडेड बाय 6 प्लस में c। ओके, अब हमें e⁻2x को इसे दूसरी साइड ले जाना है, तो क्या होगा? 1/6 एज इट इज, और ये 6x है, ये 2x इसके डिवाइड में जाएगा, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 6 - 2 की वैल्यू 4 प्लस c के डिवाइड में जब e⁻2x ऐसे लिखा जाएगा तो क्या होगा? नेक्स्ट लाइन में ये e⁻2x न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये क्या बनेगा? e⁻−2x। चलिए मैच कर लेते हैं। ये है सॉल्यूशन पेपर का और ये सॉल्यूशन है हमारा, और दोनों बिल्कुल मैच हो रहे हैं। इट मीन्स असर्शन सही, रीज़न सही, और रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हमने इस असर्शन को सोल्व करते वक्त, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते वक्त इसी रूल का यूज़ किया है। इट मीन्स A is true. Now section B. Each question carries 2 marks. Find the area bounded by the curve y is equal to cos x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. काफ़ी इजी क्वेश्चन है। y is equal to cos x। इसके लिए सबसे पहले आपको इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, ताकि ये वैल्यूज़ आपको जो जो चाहिए वो आपको
तुरंत पता लग जाए। बताइए अब, साइन 0 0 होता है लेकिन कोस 0 1 होता है। ये ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे। ओके, ये है 0, यहाँ पर है पाई और ये है 2 पाई। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा? ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला। यहाँ बीच में कौन सी वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी π/2 और ये कौन सी वैल्यू है? 3π/2। 2 पाई में अगर आप पाई ऐड करें और इसका हाफ कर दें यानी 3π/2। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखेंगे आप? लिमिट चलेगी 0 से π/2। ध्यान से देखिए, क्योंकि वही बात है, आप एक्स एक्सिस की तरफ काम कर रहे हैं तो यहाँ आएगा y/dx प्लस π/2 से 3π/2 और y की वैल्यू ही लिख लीजिए आप। y की वैल्यू है कोस x, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कोस x dx। ओके, यहाँ भी सेम रहेगा लेकिन लिमिट चेंज रहेगी प्लस। अब 3π/2 से हमें सिर्फ 2 पाई तक जाना है, तो ये सारा पोर्शन कवर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ तक होगा। ओके, सिर्फ ये वाला पोर्शन 0 से 2 पाई और लिमिट चलेगी 3π/2 से 2 पाई और फंक्शन रहेगा यही कोस x dx। ओके, बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला एरिया डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये माइनस होगा, नहीं, हमें ये टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे? आप इस एरिया पे मॉडुलस लगा देंगे ताकि इसका आंसर माइनस में ना आए। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं, सिंपल सी बात है। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, तो मैंने इसमें लिखा माइनस साइन एक्स और लिमिट पुट होगी यहाँ पर 0 से π/2 प्लस। सिमिलरली ये भी माइनस साइन एक्स होगा लेकिन लिमिट पुट होगी π/2 से 3π/2 और मॉडुलस लिखा ही रहेगा प्लस। अगेन कोस का इंटीग्रेशन क्या बना? माइनस साइन एक्स, लिमिट पुट हुई 3π/2 से 2 पाई। ओके, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। अरे, कोस का डेरिवेटिव माइनस होता है, इंटीग्रेशन तो यहाँ पर प्लस, कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एक्स के प्लेस पर आपने पुट किया π/2 और लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन 0 तो 0 होता है, उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, प्लस साइन, इस एक्स के प्लेस पर आपको अपर लिमिट पुट करनी है 3π/2 माइनस लोअर लिमिट यानी साइन π/2 और मॉडुलस चलता रहेगा प्लस साइन 2 पाई माइनस साइन 3π/2। ओके, चलिए अब देख लेते हैं साइन π/2 कितना होता है? 1। और ये जो साइन की वैल्यूज़ हैं ये आपको सिर्फ एक सिंपल से साइन के ग्राफ से बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। देखिए कैसे, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। साइन का जो ग्राफ है वो कैसे चलता है? साइन 0 0 होता है, फिर ऐसे ऐसे चलता है साइन का ग्राफ। ये वाली वैल्यू 0, ये वैल्यू पाई, ये 2 पाई। 0 और पाई के बीच में क्या होगा? ये जो वैल्यू 1 होती है ये होगा π/2, पाई और 2 पाई के बीच में यहाँ पर 3π/2। तो चलिए सारी वैल्यूज़ आपके सामने है इस ग्राफ में। साइन 3π/2 क्या बना? ये है 3π/2, साइन 3π/2 की वैल्यू है -1 और साइन π/2 की वैल्यू ये तो 1 ही होती है, प्लस साइन 2 पाई की वैल्यू, ये है साइन 2 पाई। देखिए साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब कुछ 0 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई? 0। और साइन 3π/2 ये रहा, इसकी वैल्यू नेगेटिव में -1 और यहाँ पर एक माइनस पहले से ही है तो ये ऐसे बन जाएगा 1
इसका आंसर -2, लेकिन ये मॉडुलस इसीलिए हम चला रहे थे साथ साथ ताकि माइनस का आंसर ना आए, तो ये बन गया +2 और ये बन गया +1। सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, थोड़ा सा ध्यान से करने का क्वेश्चन है। अब ध्यान रखें बस ये ज़रूर कि कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, dy/dx। सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेबल से इन्हें अलग अलग लिखेंगे। dy/dx इज इक्वल टू 1 + y² डिवाइडेड बाय 1 + x²। क्या आप y और x वाली टर्म्स को अलग अलग कर सकते हैं? चलिए चेक कर लेते हैं। ये यहाँ है, लेफ्ट साइड जाकर डिवाइड में, और dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई है एक तरह से। इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये बड़ा ही आसान सा इंटीग्रेशन है। tan इनवर्स y का, और ये किसका है? tan इनवर्स x का, प्लस में c, फिनिश, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड a माइनस b वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट। वेक्टर a की लेंथ, b की और a डॉट b की वैल्यू 4 गिवन है, और हमें कैलकुलेट करनी है ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू तब कैलकुलेट होगी जब आप इसका पहले स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। ओके, स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? a माइनस बी इंटू a माइनस बी माइनस बी। ओके, अब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया तो आप लिखेंगे a डॉट ए। ओके, नाउ इस a की b के साथ मल्टीप्लाई, a डॉट b, b की इसके साथ, माइनस का b डॉट ए, माइनस माइनस प्लस b डॉट b। बस ये आसान सा बन गया वेक्टर ए की लेंथ, ये स्क्वायर में चला जाएगा। नाउ a डॉट b और b डॉट ए ये दोनों सेम बात होती है, कोई फर्क नहीं होता, तो -1 और -1 कितना बन जाएगा? माइनस का 2 a डॉट b, प्लस ये बन गया इसका स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। a वेक्टर की लेंथ कितनी है? 2 का स्क्वायर -2, a डॉट b की वैल्यू 4 गिवन है, यहाँ पर 4, प्लस वेक्टर b की लेंथ है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। बताइए अब कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 - 8 + 9, 4 + 1 यानी 5। लेकिन क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, अभी आपने ये स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। था ना कितना इजी क्वेश्चन। नाउ अगला सेक्शन आ गया है, सेक्शन सी। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हमें एरिया फाइंड करना है। चलिए, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। y² इज इक्वल टू 4x। इस बात का मतलब है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ये पैराबोला ओपन होगा, क्योंकि x की पावर 1 है, x की तरफ से लीनियर है। ये बन गया पैराबोला। y एक्सिस का मतलब ये वाली एक्सिस y है, और y इज इक्वल टू 3, 1 2 3 y पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन है y इज इक्वल टू 3 वाली। ओके, अब बताइए रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा? दिस वन। लिमिट चलेगी 0 to 3। सो रिक्वायर्ड एरिया लिमिट फ्रॉम 0 to 3। अब की बार y एक्सिस की तरफ एरिया है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? dy, और अगर यहाँ dy लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? x। अब गिवन कर्व से आप x की वैल्यू ढूंढ के लाएंगे। y² इज इक्वल टू 4x है, y² इज इक्वल टू 4x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, y² बाय 4। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे इस इंटीग्रेशन के लिए। 0 to 3,
वाई स्क्र बाय 4 का मतलब है वाई स्क्र 1/4 बाहर और dy। बताइए अब वाई स्क्र का इंटीग्रेशन y³/3 और लिमिट है 0 to 3। ये तो 4 3 जा क्या बन जाएगा 12 और ये बनेगा 3 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 3 4 ज़ा 12 और ये 3 3 ज़ा 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फाइंड द सॉल्यूशन कर्व। फाइंड द सॉल्यूशन और कर्व कहाँ से पास कर रहा है 1 - 1 से। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 16। ये है स्टेटमेंट एक्स वाई dy/dx x + 2 y + 2। चलिए वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। y और dy को आप यहीं रखें और ये मल्टीप्लाई वाला इस साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा। x + 2 यहीं रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड में, dx डिवाइड में है इधर आकर मल्टीप्लाई में। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये है y + 2, यहाँ y, कोई बात नहीं, हम टू ऐड और टू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। +2 - 2 डिवाइडेड बाय y + 2 dy एज इट इज। और इस x को क्या लिखा जा सकता है, दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग लिखा जा सकता है ऐसे। अंडरस्टैंड? नाउ y + 2 को भी अलग अलग लिख लें। y + 2 एक बार इसके नीचे और एक बार ऐसे सिंपल -2 के डिनोमिनेटर में। dy = ये टर्म कैंसिल 1 + 2/x dx। यहाँ पर ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ओके, नाउ इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y - 2 1/y + 2 का लोगरिथम y + 2 = 1 का इंटीग्रेशन x और 1/x का लोगरिथम x। ओके, प्लस में c। इसे बना दें आप फर्स्ट इक्वेशन। हमें पासिंग पॉइंट गिवन है 1 - 1, यानी x के प्लेस पर आपको 1 और y के प्लेस पर -1 रखना है। ओके, y के प्लेस पर -1 लिखा, -2 लोगरिथम -1 रखना है, y के प्लेस पर x के प्लेस पर 1 लिखें, 2 लोगरिथम 1 + c। लोगरिथम 1 की वैल्यू 0, तो ये टर्म फिनिश। 2 - 1 1 होगा और लोगरिथम 1 अगेन 0, ये वाली वैल्यू भी फिनिश। हमारे पास क्या बचा, यहाँ से -1 और ये +1 इधर आ गया, -1 = c। दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू आ गई है -2। ओके, c की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, y - 2 लोगरिथम y + 2 = x + 2 लोगरिथम मॉडुलस x - 2। ये मैंने c की वैल्यू पुट की है और अभी कुछ भी नहीं किया। ध्यान से देखिए, y एज इट इज। इस x और इस -2 को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, माइनस का x और प्लस का 2। ओके, 2 लोगरिथम मॉडुलस x और ये माइनस की टर्म इधर आकर प्लस में चेंज हो जाएगी, 2 लोगरिथम y + 2। इन दोनों टर्म्स में से आप 2 को कॉमन लिखेंगे, लोगरिथम x + लोगरिथम y + 2। अगेन आप रूल अप्लाई करेंगे लोगरिथम m + लोगरिथम n का। क्या रूल होता है, 2 लोगरिथम mn, यानी x × y + 2। ओके, अब एक रूल आपको और भी पता होगा, n लोगरिथम m को हम क्या लिख सकते हैं, लोगरिथम m की पावर n।
इस रूल के अकॉर्डिंग ये 2 होल स्क्वायर में चला जाएगा, यानी y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू लोगरिथम। वो स्क्वायर आप ऐसे दोनों को बांट सकते हैं, y प्लस 2 का होल स्क्वायर। दैट्स इट, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये आंसर आ गया है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके, ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन हैं तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? जल्दी से लिख दीजिए अगर आपको रूल पता है तो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? 1/2 A क्रॉस B। ओके, क्या आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए ये वाला रूल सोचा था? ये रूल होता है, लेकिन कब? जब A और B एडजेसेंट साइड्स गिवन हो। ओके, एडजेसेंट साइड्स, तब सिर्फ ये वाला रूल अप्लाई होता है। लेकिन जब डायगोनल्स गिवन होते हैं तब आपको ध्यान रखना है 1/2 A क्रॉस B। तो चलिए अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। काफ़ी इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आपके पास ये A गिवन है, ये B, हमें सिर्फ A क्रॉस B कैलकुलेट करना है। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो में I J K लिखे जाते हैं। नाउ A के कोफिशिएंट्स हैं 3, 1, -2, वो आपको यहाँ लिखना है 3, 1, -2। नाउ B में कोफिशिएंट्स देखिए क्या है, 1, -3, 4, आप यहाँ लिखेंगे 1, -3, 4। ओके, अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ I लिखा, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 4 1 जा 4, ये प्लस का 6 होगा लेकिन हमें माइनस करना है, फिर -j आता है। ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटाने के बाद मल्टीप्लाई किसकी होगी? इनकी क्रॉस, इसकी इसके साथ। 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, -2 होता लेकिन अब +2 हो जाएगा, प्लस के, और अब की बार क्रॉस प्रोडक्ट होगी यहाँ पर, माइनस का 9 और माइनस का 1। ओके, ये वैल्यू बनेगी -2i -14j -10k। अंडरस्टैंड? अब हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, A क्रॉस B। और लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है? इन कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट। -2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 100, और इन तीनों नंबर्स का सम आ गया 300। 300 का अंडर रूट कैसे लिखेंगे? 300 को लिखा जा सकता है 100 × 3, यानी 10√3 स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट्स तो हम तब लिखेंगे जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये आ गई A क्रॉस B की लेंथ, लेकिन एरिया का क्या फॉर्मूला है? दिस वन। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1/2 × 10√3, 2 5 जा 10। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा? 5√3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, इसी के साथ सेक्शन C फिनिश हो गया है। सेक्शन D और E के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से समझ लें, अपनी नोटबुक में लिख लें, बार बार रिवाइज करें और सभी फॉर्मूले लर्न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी तो आपके पास सेक्शन D और E की नोटिफिकेशन आएगी। बाय बाय, टेक केयर।